Hello friends, my name is Sharita Sharma, BA डिपार्टमेंट फ्रॉम हरदा डिग्री कॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है आज इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे एसएससी, पीएससी, एमपीपीएससी, सभी में ये जो टॉपिक है आपका इसको कवर करेगा। और 12th में भी आपका ये टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, शायद 9th या 10th में भी था सोशल साइंस की बुक में हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसका इतिहास कम से कम 4000 या लगभग 4000 या 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। अब ऐसा कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में मानना है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से मानी जाती है। तो आज हम जिस सभ्यता या जिस समाज के बारे में बात कर रहे हैं वो ऐसे हमारे जैसे एक सभ्य समाज थी, और ये हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारा इंडिया जो प्राचीन समय में विश्व गुरु कहा जाता था, ऐसी ही सभ्यताओं के कारण हमारे भारत को प्राचीन समय में विश्व गुरु का दर्जा दिया गया था। उस दौर में 4 से 5000 वर्ष पूर्व की बातें समझो कि अब आज जो हमारा नगरीय सभ्यता या जिस आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, जैसी हमारी नगरीय सभ्यता है, जिस तरह के हमारे मकान होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पानी का निकासन होता है, नगर बिल्कुल आधुनिक ढंग से बनाए जाते हैं, तो उसी तरह के नगर और जल निकासन इसकी हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हड़प्पा सभ्यता क्या थी और इसकी खोज कैसे हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता वैसे तो हमारे भारत में 1921 में राय बहादुर साहनी के द्वारा इसका पता लगाया गया था, लेकिन इससे पहले का जो इतिहास है वो माना जाता है कि 1826 में जब ब्रिटिश काल में चार्ल्स मेसन नामक एक व्यक्ति पंजाब घूमने गया था, तो उसने वहाँ पाकिस्तान, जो कि पहले हमारे भारत का हिस्सा था और अब अलग है, 1947 के बाद पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए थे। तो 1826 में जब वो पंजाब गया और पंजाब से पाकिस्तान गया, तो उसने देखा कि वहाँ के जो कुछ लोग हैं क्या करते हैं, वहाँ एक पास में गांव था और वहाँ के गांव के लोग क्या करते थे, जब भी घर या कोई मकान या निर्माण संबंधी कोई कार्य करना होता था तो वो ईंटें नदियों से निकाल लाते थे, मिट्टी में से खुदाई करके निकाल के लाते थे। इस तरह से वो ईंटें निकाल कर अपने घरों का निर्माण करते थे। उसके दिमाग में आया ये ईंटें कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। फिर इसने वहाँ जाकर भी देखा कि कुछ लोग हैं जो नदियों की खुदाई करते हैं, उसमें से ईंटें निकल जाती है, लेकिन चार्ल्स मेसन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये बात आई गई हो गई। उसके बाद 1853 से 1856 में जब भारत में, आपको पता होगा कि 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन बिछी थी, मुंबई से थाने के बीच 64 किलोमीटर लंबी दूरी तक पहली रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई थी। तो 1853 से 1856 तक भारत में रेलवे ट्रैक बिछाने का दौर चल रहा था। उसी दौर में जब कनिंघम नामक एक जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जिनको रेलवे निर्माण का पूरा काम दिया गया था, उनके संरक्षण में 2 भाई थे, ब्रंटन बंधु मीन्स होता है भाई, इसीलिए ये कहा गया है कि ब्रंटन बंधु 2 भाई थे जो कि रेलवे इंजीनियर थे। तो कनिंघम के नेतृत्व में जब ये दोनों भाइयों ने रेलवे निर्माण के कार्य के लिए जब पाकिस्तान में, जो कि पहले भारत का हिस्सा था, कराची से लाहौर तक जब रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे, तो उसमें उन्होंने देखा कि हड़प्पा नामक एक गांव है और वहां पर लोग जो है कि मकान के लिए ईंटें ला रहे हैं, और ईंटों के साथ साथ वहां से बहुत सारी पुरातात्विक चीजें भी वहां से खुदाई में निकल रही है। तो उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया और फिर इस बात को अपने अधिकारी, अपने बड़े वर्ग के लोगों से कहा भी, लेकिन उन्होंने इस बात को छिपा दिया। इस बात पर कोई जोर नहीं दिया गया, कोई इसका पता नहीं लगाया गया कि यहाँ क्या है और ये खुदाई में ऐसी चीजें क्यों निकल रही है। लेकिन फिर बाद में जब बात भारत में इसका पता लगाया गया 1921 में, मतलब प्रक्रिया शुरू हो गई थी 1826 से, फिर 1853 से 1856 में रेलवे ट्रैक के दौरान जब रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे तो बहुत सारी पुरातात्विक चीज़ें निकली, बड़ी बड़ी दीवारें ईंटों की, और ईंटें बहुत सारी, और कुछ पुरातात्विक सामान निकले, कुछ मोहरें निकली, लेकिन इस बात को उस समय दबा दिया गया। अब 1921 में राय बहादुर साहनी नामक व्यक्ति ने इस बात का पता लगाया और इस ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हड़प्पा नामक जो गाँव था, इसको हड़प्पा
सभ्यता इसलिए नाम दिया गया है कि जिस गांव से इसके अवशेष मिले हैं, जहां सबसे पहले इसकी खुदाई हुई थी, वो हड़प्पा नामक गांव था। उस गांव में जो लोग थे, वहां पर सरकार ने आदेश दे दिया कि कुछ समय के लिए वो गांव को पूरा खाली कर दिया जाए। और जब उस गांव के आसपास और उस गांव की खुदाई की गई, तो आपको पता है कि जब उस गांव की खुदाई की गई तो पूरा का पूरा एक नगर या एक शहर जैसा पूरा स्ट्रक्चर उभर के सामने आया। जब नदियों की खुदाई की गई और गांव की पूरी खुदाई उत्खनन किया गया तो पूरा एक स्ट्रक्चर सामने आया, जिससे ये पता लगाया गया कि यहाँ हजारों वर्ष पूर्व या प्राचीन समय में कोई बहुत अच्छी सभ्यता के लोग यहाँ रहते थे। इस तरह से 1921 में खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया गया भारत में। अब 1921 में हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित चीज़ें खुदाई में मिली और धीरे धीरे ये इतने ज़्यादा इनके धीरे धीरे आसपास में इनकी साइट्स की खोज की गई और हड़प्पा की बहुत सारी साइट्स का पता लगाया गया। और एक वर्ष में ही माहौल ऐसा हो गया कि ये पूरे भारत में पूरे अखबार की न्यूज़ बन गई कि एक ऐसी सभ्यता का पता लगाया गया है। उसके बाद हम बात करते ठीक एक वर्ष बाद 1922 में 1922 में उसी के पास में एक सभ्य नगर की खोज की गई जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। जी हाँ, मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर था जो कि आधुनिक समय जैसा बिल्कुल सभ्य और विकसित नगर था। और ऐसे ही नगर की खोज की गई राखलदास बनर्जी, जिसको हम आर.डी. बनर्जी बोल सकते हैं। इन्होंने ठीक एक वर्ष के बाद 1922 में मोहनजोदड़ो नामक नगर का पता लगाया। अब ये तो हो गई कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे की गई, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा नाम क्यों दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आगे हम बात करते हैं कि भारत में हड़प्पा स्थलों की संख्या कितनी है। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि भारत में जब हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन किया गया और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा साइट्स पता लगाई गई। आपको पता है कि 1856 से लेकर 1921 और 1921 से लेकर 1947 तक, मतलब जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब तक भारत में हड़प्पा सभ्यता के कम से कम 40 स्थलों की 40 साइट्स की खोज की गई थी, 40 साइट्स खोजी जा चुकी थी। उसके बाद धीरे धीरे संख्या इसकी बढ़ती गई और जब से लेकर अब तक कम से कम 1400 या 1500 साइट्स भारत में खोज निकाले गए हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में जैसे अफगानिस्तान में इसके 2 साइट्स मिली है, पाकिस्तान में इसकी 475 साइट्स मिली है और भारत में अकेले भारत में इसकी कितनी साइट्स मिली है 925 साइट्स का पता भारत में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की 200 साइट्स का पता भारत में लगाया गया है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो भारत में जिसमें सबसे ज़्यादा जो साइट्स मिली है गुजरात, कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र और सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ मिली है गुजरात में। अकेले गुजरात में सबसे ज़्यादा साइट्स पाई गई है भारत में हड़प्पा सभ्यता की। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत में हड़प्पा स्थलों की खोज सबसे ज़्यादा कहाँ की गई थी या इसके सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ मिली है, कहाँ इसकी खोज की गई है, तो भारत में आएगा गुजरात का नाम। अब हम देखेंगे कि कभी कभी जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो हम इसके विस्तार की बात करेंगे, कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र के देमाबाद तक और उसके बाद है यूपी से लेकर बलूचिस्तान। तो हम देखेंगे कि देखिए आपको ये स्ट्रक्चर बनाया गया, इसमें कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र के देमाबाद तक, जिसमें हमारी चारों दिशाएं आ जाती है, चारों डायरेक्शन आ जाते हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक इसकी जो लंबाई थी वो थी 1400 किलोमीटर। इसकी लंबाई थी 1400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई थी 1600 किलोमीटर यूपी से बलूचिस्तान तक, मतलब इसका इतना विस्तार था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चौड़ाई 1400 किलोमीटर लंबाई 1400 किलोमीटर और चौड़ाई 1600 किलोमीटर थी, जो कि सबसे ज़्यादा आप ये स्ट्रक्चर से देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता कहाँ फैली हुई थी, बलूचिस्तान साइड। इधर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कम था और इधर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार ज़्यादा था। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में नगरों को मतलब इसकी क्या विशेषता थी जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी जल निकासन और इसकी नगर या शहरी योजना। तो आज हम देखेंगे इसकी नगर या शहरी योजना क्या थी, जिसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरह के उस समय नगर बनाए जाते थे और किस तरह से उनको सुनियोजित ढंग से बनाकर उन्हें आजकल आधुनिक युग की तरह उन्हें तैयार किया जाता था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे या जितने भी शहर या गाँव थे वो नदियों के किनारे बसे जाते थे, जिसमें से वो 2 तरह के होते थे। मान लीजिए ये है ऊपर की साइड में, मतलब नदियों से थोड़ा सा ऊपर एक ऐसा टीला होता था और एक टीला होता था थोड़ा सा नदियों के नीचे, जिसकी आकृति बड़ी होती थी। इसको बोलते थे पश्चिमी टीला
और इसको कहते थे पूर्वी टीला। अब देखिए आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में कि जो पश्चिमी टीला था वो थोड़ा ऊपर था और जो पूर्वी टीला था उससे थोड़ा सा नीचे था। कहने का मतलब ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता हमारी थी वो नदियों के किनारे बसी हुई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम जो है सिंधु नदी। सिंधु नदी हड़प्पा के पास में, सिंधु नदी में, सिंधु नदी के आसपास से जितने भी हड़प्पा के जो पुरातात्विक चीज़ें हैं हड़प्पा की, वो इस नदियों के खुदाई में ही मिली, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सिंधु नदी और सरस्वती नदी के बीच में था, जो कि अब पाकिस्तान में है। सरस्वती नदी तो अभी हमारे ज्योग्राफी या भूगोल के अकॉर्डिंग मतलब लुप्त हो गई है, अब है नहीं अभी करंट में, लेकिन सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान में आती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो पश्चिमी टीला था वो थोड़ा सा ऊपर था और जो पूर्वी टीला था वो थोड़ा सा नीचे था। तो पश्चिमी टीला ऊपर क्यों बनाया गया था कि अगर जैसे नदियों में बाढ़ आती है या कोई भी आंधी तूफान आता है तो जो ऊपर का साइड्स है वो सुरक्षित रहे, और सबसे पहले अगर डूबेगा तो नीचे का साइड्स डूबेगा। अब इसमें ये भेदभाव क्यों किया गया था? अब इसमें कौन लोग रहते थे? इसमें रहते थे साधारण जनता, जो शहरी या गाँव की जो साधारण जनता थी वो पश्चिमी टीले में रहती, पूर्वी टीले में रहती थी। और इसके बाद जो पुरोहित वर्ग, उस समय ऐसा माना जाता है कि पुरोहित वर्ग एक उच्च वर्ग माना जाता था, समाज में उसका एक विशेष स्थान था। तो पुरोहित वर्ग रहता था पश्चिमी टीले पे क्योंकि वो ऊपर बनाया गया था, और जो साधारण जनता थी वो रहती थी पूर्वी टीले में। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी विशेषता है, हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता की हम बात कर रहे हैं कि इसका जल निकासन और इसकी शहर या नगर योजना। तो इसकी शहर या नगर योजना कैसी थी? तो इसको हम इस तरह से एक नगर, जैसे हमने एक नगर का स्ट्रक्चर बनाया है, मान लीजिए ये एक नगर है। उस समय सबसे अच्छा नगर था, सबसे सुव्यवस्थित नगर था, वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में, 1922 में। तो हमने ये एक नगर का स्ट्रक्चर बना लिया। मान लीजिए मोहनजोदड़ो एक नगर है। अब इसकी जो सुव्यवस्थित ढंग से, जैसे हमारे आधुनिक, आपने अभी करंट में अभी के समय में देखा होगा कि किस तरह से जो कॉलोनीज काटी जाती है। आप देखते हो कि बीच में एक मेन रोड होती है, फिर गलियां निकलती है उसमें से, और फिर उसमें से गलियों के किनारों पर मकान बने होते। तो सेम इसी तरह की व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता में उस समय मोहनजोदड़ो नगर की। तो मोहनजोदड़ो नगर कैसा बना हुआ था? यहाँ बीच में से ऐसी एक मेन रोड थी जो 10 किलोमीटर चौड़ी थी। ये मेन रोड हो गई। अब इसमें से कुछ गलियां निकाली गई ऐसी, ये मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की ये गलियां हैं, ये जो मोहनजोदड़ो था इसकी ये प्रमुख गलियां थी। ये हो गई मेन रोड, और ये मेन रोड से अंदर जाने वाली गलियां थी। तो कि इस तरह से ये जो सड़कें थी आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इस तरह का नगर था जिसमें सबसे पहली जो मेन रोड होती थी अंदर जाने के लिए, उसके बाद उसमें से ये गलियां काटी गई, जो छोटी छोटी सड़कें बनाई गई गलियों के अंदर घरों में प्रवेश करने के लिए, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब आप देखेंगे कि इसमें जो घर बने होते थे ऐसे बने होते थे, और ये जो घर होते थे इनके दरवाजे गलियों के सामने खुलते थे। मेन रोड पे ना खुलने के बजाय कहाँ खुलते थे? ये जो छोटी छोटी गलियां थी इनके सामने खुलते थे। तो इस तरह से आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो जो एक नगर था, जो कि आज आधुनिक युग के समान ही एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से बनाया गया था। अब हम देखेंगे कि इसमें जो मकान बनाए गए थे वो कैसे थे, उससे जल निकासन कैसा होता था। तो हम इसको एक स्ट्रक्चर के जैसे ही देखेंगे। मान लीजिए ये हड़प्पा सभ्यता में एक मकान है। अभी हमने पूरे नगर का स्ट्रक्चर देखा था, अब हम देखेंगे सिर्फ एक मकान को समझेंगे। अब ये जो मकान होता था उसके बीच में मेन रोड होती थी ऐसे, ये मान लीजिए उस मकान के सामने मेन रोड है। अब इस मकान की जो व्यवस्था थी वो कैसे की गई थी? यहाँ से अंदर जाने का रास्ता होता था, मतलब मकान में जो अंदर जाने का रास्ता होता था उसके सामने एक छोटी दीवार होती थी जो कम से कम 5 फुट या 6 फुट लंबी होती थी। ये दीवार जस्ट सामने क्यों बनाई जाती थी कि कोई भी अगर बाहर वाला व्यक्ति सीधे यहाँ से अंदर जाता है तो वो डायरेक्ट घर वालों को सामने, मतलब कि घर वाले क्या कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी क्या है, ये ना देखकर वो सीधे ऐसा क्रॉस होगा और फिर ऐसे अंदर जाएगा। तो जिससे हमारा जो इस समय के जो मकान थे, इस मकान में रहने वाले लोग थे, उनकी प्राइवेसी को देखकर इस तरह के मकानों की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद फिर मकानों में एक ऐसा आंगन होता था
ये आंगन होता था जिसमें उस मकान के निवासी अपना कुछ प्रमुख कार्य किया करते थे, जो कि बाहर से खुला और बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से बनाया गया था। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में मकानों की व्यवस्था की गई थी। अब मकान बनने के बाद उसमें जल निकासन, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे आधुनिक युग में अभी जो समय चल रहा है उसमें जल निकासन की व्यवस्था कैसी होती है कि वॉशरूम में पाइपलाइन होती है और पाइपलाइन से जो पानी है, जो जल है, वो निकासित होकर कहाँ जाता है, नालियों में मिलता है। उन नालियों से शहर से बाहर कहीं भी उनको नदियों में छोड़ दिया जाता है। सेम इसी तरह की प्रोसेस उस समय जिसके हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, जो कि 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी, उस समय ऐसी व्यवस्था की गई थी। मान लीजिए ये एक उस समय का बाथरूम है, यहाँ पर ये ऐसे इस तरह की उन्होंने पत्थर की हौजें बनाई गई थी। उनके जो उस समय के बाथरूम थे उसमें ऐसी पत्थर की हौजें बनाई गई थी, जिसको हम समझ सकते हैं आधुनिक युग का जो बाथरूम में जो टब होता है ना नहाने का, उस तरह के। उस समय भी बड़े बड़े एक कमरे बराबर के वॉशरूम होते थे और उसमें इस तरह के बाथ टब बनाए गए थे, मतलब वो सीमेंट या वो पत्थर के बने होते थे। अब इसमें जल निकासन की व्यवस्था कैसी थी कि यहाँ से जो जल था वो यहाँ पर एक छेद रखा जाता था और एक नाली निकालकर ये जो जल था वो नाली के द्वारा मेन रोड की नाली में मिल जाता था और मेन रोड से धीरे धीरे पूरा बाहर जाकर नदियों में मिल जाता था। तो इस तरह से उस समय भी आधुनिक युग के समान ही जल निकासन की व्यवस्था की गई थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता हमारे भारत की एक प्राचीनतम सभ्यता है और आपको जानकर ये गर्व होगा कि भारत में ही, हमारे देश में ही एक ऐसी सभ्यता थी जो कि 4000 वर्ष पूर्व इतनी विकसित थी। कुछ लोगों का मानना होता है या कुछ लोग कहते हैं, किसी का विचार होता है कि यार भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, भारत में कुछ नहीं, भारत एडवांस नहीं, इंडिया एडवांस नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब इस सभ्यता और समाज के बारे में हमें आगे और बताऊंगी आपको, तो जब इस सभ्यता और समाज के बारे में आप पूरा तरह से पूरी चीज़ें को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा भारत सबसे विकसित था। हमारे भारत में सबसे पहले जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, वो उस समय की सबसे विकसित सभ्यता थी जब विश्व में कोई भी जगह या कोई भी देश में ऐसी सभ्यता नहीं थी। उस समय हमारे भारत में थे, इसीलिए भारत को हमारे प्राचीन समय में विश्व गुरु का दर्जा दिया गया था। तो आज हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के कॉन्सेप्ट के बारे में और फिर हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि इनका वेशभूषा कैसी थी, इनका खान पान कैसा था, तो इनके खान पान में क्या क्या चीज़ें थी, कौन से फल खाते थे, अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो हम आगे की वीडियोज़ में ये पढ़ेंगे। आज के वीडियोज़ में हमने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इसकी खोज कैसे की गई, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो थैंक यू सो मच।